आदि करने का कल करें और पूजा के लिए जो हमारे प्रतिनिधि यहाँ आए हुए हैं तो पूजा द्वारा मान्य है और संविधान से हमारे ब्राह्मण समाज आपका स्वागत कर रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों में उत्साह है, आप आए, आपके लिए अलग पावड़े बिछाए ब्राह्मण समाज बैठा है। आपके आभारी हैं हम कि आप ब्राह्मण समाज के संरक्षक हैं, आप पूरे हमारे सिरमौर हैं, हमारे राजनीतिक संरक्षक हैं सब ब्राह्मण समाज के। आपका करोड़ों करोड़ों धन्यवाद। इस बिजनौर की विदुर नगरी पर आपका आने पर हार्दिक स्वागत। माननीय नकुल दुबे जी का भी यहाँ पर आने पर हार्दिक स्वागत। अरुण दुबे जी का भी विदुर नगरी बिजनौर पे आने का स्वागत। हमारे सांसद जी मधु नागर जी का भी स्वागत। सब लोकप्रिय सांसद गिरीश चंद जी का भी स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्री सुबोध पाला सभी से अनुरोध करूंगा कि वो पगड़ी बनाकर माननीय सचिव किशन जी का स्वागत करें। श्री पंकज कुमार शर्मा जी, पूर्व जिला अध्यक्ष, श्री अनिल शर्मा जी, संजय शर्मा जी, अजय शर्मा जी, डॉक्टर अशोक शर्मा जी, हरगोविंद शर्मा जी, नजीबाबाद, रोमी त्यागी, रुपेश शर्मा नेटवर्क, विवेक शर्मा, गौतम शर्मा जी, नजीबाबाद, डॉक्टर अरुण शर्मा, जिला पंचायत सदस्य द्वारा, डॉक्टर शकील हाजी साहब हमारे प्रभारी, जियाउद्दीन अंसारी साहब, सरफराज अंसारी साहब, अवनी चक्रवाल साहब, महबूब अहमद भट्टेवाला जी, नीपी सिंह जी, डॉक्टर अभिषेक चंद्रा जी, आसाद अली साहब, शेख यार साहब, गौतम खां साहब, विवेक शर्मा जी, गौतम शर्मा जी नजीबाबाद से, मोहित शर्मा जी, दिनेश चंद शर्मा जी, सुनील भारद्वाज जी, सुभाष चंद शर्मा जी कोतवाली, लोकचंद शर्मा जी नगीना, श्यामलाल शर्मा अदरगढ़, गजेंद्र शर्मा धामपुर, डॉक्टर सतेंद्र शर्मा बिजनौर, राकेश शर्मा चांदपुर, देवेंद्र शर्मा नूरपुर, बालाजी मंदिर वाले, डॉक्टर अशोक पारासर जी, अभिषेक पारासर जी, राजकिशोर शर्मा गाजियाबाद, डॉक्टर हरिओम शर्मा मोदीनगर। भाई स्टेज पे ज्यादा भीड़ न करें, मेरा सबसे अनुरोध है स्टेज पे भीड़ नहीं होगी। जिन लोगों का स्वागत कर दिया और ऊपर जाने दो, तुरंत कर दें।
सभी साथी अभी स्टेज से नीचे चले जाएं। हमारे जितने भी पदाधिकारी पार्टी कार्यकर्ता हैं वो कृपया स्टेज से नीचे चले जाएं। क्या काम होगा? मैं मौजूद खान साहब से अनुरोध करता हूँ कि वो आए और माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा जी जो जिला पंचायत भाई हमारे सरफराज अंसारी जी जो हमारे बहादुर के सम्मानित वरिष्ठ नेता है और भाई लोकेंद्र चौहान जी बीपी सिंह जी हमारे मिलीनियर्स हैं। आजाद भाई हमारे बाकी सभी साथियों से अनुरोध है आप नीचे चले जाए। मेरा अनुरोध है सभी से, सब नीचे चले जाए। जो भी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, सब नीचे चले जाए। मेरा अनुरोध है सब नीचे चले जाए। मैं आदरणीय सुबोध पारासर से अनुरोध करूँगा कि कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। आपने जिन लोगों से स्वागत कराना है, मैं ब्राह्मण समाज के आदरणीय अनिल शर्मा जी से, एडवोकेट से चाहूंगा वे आए और स्वागत करें। संजय शर्मा जी एडवोकेट मंच पर आए और हार्दिक स्वागत करें। हमारे जितेंद्र सागर जी जो हमारे लोकप्रिय जिलाध्यक्ष और मैं ईमानदार उन्हें भी चाहता हूँ कि स्वागत करें। माननीय मिश्रा जी का, माननीय अजय शर्मा जी SBI बैंक से, मेरे भाई बड़े भाई डॉक्टर अशोक पारासर जी आए और स्वागत करें माननीय नकुल दुबे जी का, और हरगोविंद शर्मा जी आए और डॉक्टर अशोक शर्मा हमारे जो पंडित राधेश्याम त्यागी जी जो गाजियाबाद से आए तो स्वागत करें माननीय मिश्रा जी का। क्या कह रहा हूँ, रुचि मीरा जी पूर्व विधायिका जी हमारे हैं तो हमारे सम्मेलन में उनका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। वे भी स्वागत करेंगे माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी का। पंडित संजय शर्मा जी जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, ब्राह्मण समाज के अखिल भारतीय के हमारे युवा नेता बड़े भाई, वे भी स्वागत करें। पंकज शर्मा जी जिला उपाध्यक्ष हमारा, नरेश शर्मा जी चांदपुर वाले। भैया भीड़ का एक एक करके आदमी आए और घर से निकल जाए, दूसरी साइड से एक एक व्यक्ति आए और आगे से निकल जाए। समय मंच पर ज्यादा समय ना दे, आगे चलते रहे, मेरा निवेदन है आपसे। राम सिंह कश्यप जी जो बसपा के वरिष्ठ नेता हैं, गौतम शर्मा जी हमारे युवा नेता हैं, मंच पर आए और अव्यवस्था ना बनाए, सबसे निवेदन है मेरा, एक एक करके आए। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है अपने मां। धन्यवाद रुचिवीरा जी। रॉकी त्यागी जी हमारे ब्राह्मण त्यागी समाज के वरिष्ठ लीडर हैं, उनका भी धन्यवाद। मंच पर व्यवस्था बनाने की कष्ट करें, आप सब लोग उतर जाए नीचे, जिनका केवल नाम बोलेगा वही है और कोई नहीं। डॉक्टर अशोक पारासर जी, अभिषेक पारासर जी और हर्ष पारासर जी आए और स्वागत करें। माननीय नकुल दुबे जी का हर्ष पारासर स्वागत करें। अब मंच पर से व्यवस्था बनाने का कष्ट करें। हमारे मुख्य अतिथि जी को अपने जो अपनी भावनाएं दूर से ही अपना घोषित करें। अब कामेंद्र सोनू जी हमारे DSP के बहुत ही पुराने, पहले से ब्राह्मण समाज में देखा, वो भी बुके भेंट करना चाहेंगे। हाँ ठीक है, अब स्वागत कार्यक्रम बंद किया जाता है। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, दोनों विभाग के मंत्री रहे, क्रांतिकारी हमारे बड़े भाई, जिनका ओजस्वी भाषण और ओजस्वी अपनी बातें जो सुनाएंगे प्रदेश में घूम घूम कर माननीय मिश्रा जी के साथ पूरे प्रदेश में माननीय नकुल दुबे जी आह्वान कर रहे हैं। माननीय मिश्रा जी ने आज ही नहीं 9 जून 2005 में भी जो ब्राह्मण सम्मेलन लखनऊ में ओम मायावती जी के निर्देशन में
और माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में जो सम्मेलन कराया था 40 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में, वहां पे 910 लाख ब्राह्मण समाज के लोग माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में वहां पहुंचे। लगभग 2 लाख पश्चिम उत्तर प्रदेश से माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी को सुनने लखनऊ में पहुंचे। जो आईटीवी में माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी को आप देखते हैं, परसों भी आपने डिबेट दे दिया होगी आज तक में। आज आपके सामने साक्षात है जो बड़े राष्ट्रीय नेता है हमारे, हम उनके पीछे एक छोटे से कार्यकर्ता है उनके, हमें मान है अपने राष्ट्रीय नेता पर, हम सम्मान करते हैं बिजनौर रावण आने पर उनका। तो भाइयों, जिनका देश के ब्रह्मांडों में प्रथम स्थान है, मैं ऐसी माँ को उनकी धन्यवाद देता हूँ, पिताजी को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे पुत्र उन्होंने पैदा किए जो देश में नहीं विदेश में भी जिनको लोग जानते हैं और पहचानते हैं। मैं आभारी हूँ माननीय मिश्रा जी का आपके बीच में आए, और आगे भी जो कार्यक्रम होंगे मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर तन मन धन से आपके साथ खड़ा हुआ दिखाई देगा। एक नारा माननीय मिश्रा जी का, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी, माननीय नकुल दुबे जी, माननीय नकुल दुबे जी। मैं माननीय नकुल दुबे जी से प्रार्थना करूंगा कि आए तो आप तो हट जाइए। भगवान परशुराम की ना सब लोग दोनों हाथ उठा करके बोले भगवान परशुराम की। अब आप लोग अगले 1 घंटे सभी लोग जितने लोग यहाँ पर खड़े बैठे हैं, सबसे मेरा ये अनुरोध होगा कि 1 घंटे आप सब लोग अपना अपना बहुमूल्य समय हम लोग को दे दीजिए। बहुत दूर से चल करके हम लोग आए हैं, और मैं तो 45 साल पहले बिजनौर के जीआईसी का छात्र भी रहा हूँ, तो मेरा खत आप लोग पर ज्यादा बनता है। बनावट कॉलोनी में रहता था एक बगल में, और जब तक बिजनौर से जो लगाव है वो लगाव मेरा प्रदेश के अधिकार बहुत सारे जिलों से ज्यादा मेरा बिजनौर से है। तो आज मैं यहाँ पर आप सबके बीच में आकर के वो खड़े होने बड़ा आनंद आ रहा है, और मुझे सन 2007 का वो जीआईसी याद आ रहा है जब हम लोग पैदल यहाँ से बनावट कॉलोनी से जाया करते थे पढ़ने। मैं आप सबको 2-3 बातें पूछ करके मुख्यमंत्री महोदय का आमंत्रित करूंगा। मेरे समाज के यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग बैठे दिखाई पड़ रहे हैं। मैं एक सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, क्या सन 2017 से लेकर के 2021 तक, आज आपका ये अगस्त 2021 चल रहा है, अगर मैं आपसे एक सवाल का जवाब पूछना चाहूँ तो सब लोग अपने अपने स्थान से हाथ उठाकर जवाब देने की बात करिएगा। क्या ब्रह्म समाज का इन 5 सालों में अपमान हुआ है कि नहीं हुआ है? मैं सवाल तो याद, मेरी आवाज नहीं जा रही आपका? बहुत अपमान हुआ, कत्ल हुए। मेरी आवाज जा रही है? मेरी आवाज आ रही है? तो मेरा सवाल आप सबको यही है कि क्या 4.5 साल के बीच में ब्रह्म समाज का इस प्रदेश में अपमान हुआ कि नहीं हुआ? अगर हम समाज का अपमान हुआ तो हमको इसका बदला लेना है कि नहीं लेना है? अगर हम सबको इसका बदला लेना है तो इसके लिए हम सबको तैयार होना पड़ेगा। देखिए, ये बहुत जानकार लोग हैं, ये बहुत धोखेबाज लोग हैं, ये लगातार झूठ बोलते कि आप अपने 4 बच्चे फंसाने का काम करते हैं। हम सबका ये कहना बनता है कि हमको ईद का जवाब पत्थर से देना ही होगा अगर हम इस प्रदेश में समाज अपने मान सम्मान को बचाना चाहते हैं। और यही मान सम्मान को हम लोग कैसे बचा सकते हैं? कैसे 2007-2012 की तरह से जिसमें से आपके समाज का मान सम्मान इस प्रदेश में स्थापित हो गया था, वो तो हम लोग जला का पहन गए, हमको लोगों ने पहला पुरस्कार दिया। हम लोग इतनी आसानी से भटकने वाले नहीं थे। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि अगर वास्तव में आप लोग 2022 में अपने मान सम्मान को स्थापित करना चाहते हो, इस प्रदेश में अपने आन-बान साथ आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप लोग पंडित सतीश चंद्र मिश्रा जी की अगुवाई में, अपने बहन कुमारी मायावती जी की अगुवाई में तैयार हो जाइए और ये संकल्प ले लीजिए कि जब तक इन भाजपाइयों को इस प्रदेश से हम लोग बाहर नहीं दे देते, हम लोग चैन से बैठने का काम नहीं करेंगे। ये संकल्प जाने हम लोग आपके बीच में आए हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ पंडित श्री सतीश मिश्रा जी को, कृपया माइक पर आए, हम सबको
आशीर्वाद करने की बात है और ये संकल्प ग्रहण करे कि किस तरह से हम इन आंताइयों को इस प्रदेश से बाहर निकालने में सफल हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय भूटान। मंच पर बहुजन समाज पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, हमारे लोकसभा के दो बहुत ही मजबूत सांसद श्री गिरीश जाटव जी, श्री मनु नागर जी, जिनको कि आप लोगों ने चुन करके लोकसभा में अपनी बात को पहुंचाते साथ साथ में वहाँ आप सबका और बहुजन समाज पार्टी का झंडा ऊंचा करने के लिए भेजा है। और ये लोग बखूबी वहाँ पर झंडा बहुजन समाज पार्टी का महत्वपूर्ण मुद्दों से लेकर के हर मुद्दों को उठा करके अपनी बात रख करके ऊंचा करने का काम कर रहे हैं। श्री नकुल दुबे जी, उत्तर प्रदेश की जो हम लोग की पूर्व सरकार थी उसमें रहे कई मंत्रालयों के मंत्री, श्री जितेंद्र जी जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, सुबोध पराशर जी जिन्होंने इस कार्यक्रम को और हमारी पिछली सरकार के दौरान में इनको आशीर्वाद देकर के प्रदेश में पागल श्री पंकज शर्मा जी, श्री अनिल शर्मा जी, संजय शर्मा जी, उन सबके नाम जितने लोगों से अभी मुलाकात की है और पहले भी कल से होती जा रही है, तो यही मुरादाबाद में उनके लिए बहुत से लोगों से मुलाकात होती है आप लोगों से, वो सभी यहाँ मौजूद, उन सबका नाम लेने की जगह मैं सबको एक साथ अभिवादन करता हूँ। और यहाँ पर आए हुए हमारे मीडिया के साथी तथा हमारे वकील बंधु भी जो न्यायालय में सेक्रेटरी हैं और बाकी उनके साथ में वकील बंधु भी हमारे, अधिवक्ता बंधु भी आए हुए हैं तथा यहाँ सब समाज से भी आए हुए हमारे सभी साथी भाइयों। आज आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि हम लोगों का ये उद्देश्य गोष्ठी का क्या है। ये प्रभुत्व विरोध का जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो समाजवादी पार्टी के पक्ष चिन्हों पर चलने का काम कर रही है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी खास तौर से ब्राह्मण समाज और दलित समाज उनके ऊपर पूरी तरीके से प्रहार करने का काम अपनी सरकार में करते थे, उसी प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी भी ब्राह्मण समाज को, हमारे दलित समाज के भाई बहनों को उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह का माहौल दहशत का बना रखा है कि उनको डराना, धमकाना और उसके लिए चाहे फिर उनको गोली मार देना, उनका इनकाउंटर कर देना, घरों से उठा ले जाना और उसके बाद इनकाउंटर कर देना, ये सारी प्रक्रिया अपनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और वो ये सोच करके कर रही है कि ब्राह्मण समाज वो समाज है जो भगवान श्री परशुराम का वंशज है और वो डरता नहीं है, दबता नहीं है, धमकियों में नहीं आता है, लेकिन इसको इतना भयभीत कर दो, इतना प्रताड़ित कर दो कि सरकार का इस्तेमाल, मशीनरी का इस्तेमाल करके कि ये दब जाए, ऊपर रखो और इसको ये इस लायक न रहे कि सब समाज की बात कर सके। और जो इसका दायित्व होता है कि सारे समाज को लेकर ऊपर रखना है यार, और समाज को एक सही दिशा दिखाने का काम करने का वो दायित्व से भटक जाए, ये इनका उद्देश्य है। और उसके लिए इनको जो भी करना पड़े ये उसके लिए करने को तैयार है। और इसको आपने देखा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश का माहौल बना हुआ है, कैसे
घरों से निकाल करके और ब्राह्मण समाज के लोगों को, जो मजबूत किस्म के लोग हैं, उनको घर से उठवा लेते हैं, गाड़ी रोक करके गोली मार देते हैं, गाड़ी पलटवा करके गोली मरवाने का काम करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ में जो इनके साथी हैं, जो इनके गुर्गे हैं, जो इनके पक्ष में रहते हैं, वो जितने बड़े भी दुर्दांत अपराधी हो, उनके बारे में कहीं आपको सुनने को नहीं मिलता है कि किसी को ये घर से उठा ले गए, या उसको पकड़ लिया, या उसका शूट आउट कर दिया, या उसका एनकाउंटर कर दिया, या उसकी हत्या करा दी। एक किस्सा लेकर के कानपुर में जो एक वहां पर किस्सा हुआ, सब लोग जानते हैं, उसको लेकर के इन्होंने पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज के लोगों को उठवाने का काम कर दिया। उसको तो शूट आउट कर दिया, न कोई न्यायालय, न कोई अदालत, न कोई मुकदमा। आपने उसके तो गोली मारने का काम कर ही दिया। लेकिन बाकी उसके साथियों का, या जो उससे जुड़े हुए ब्राह्मण समाज के, उनसे जुड़े हुए नहीं थे, उस क्षेत्र में रहते थे, उनका क्या दोष था? 17 साल का लड़का, उसको हरियाणा से आपने उठाया, वो हरियाणा में था उस दिन, वहां से उठा के लेकर के उत्तर प्रदेश में लाए, और उसकी भी गाड़ी फिसली, वो भी गाड़ी से बाहर निकला और कहा कि वो भाग रहा था, हमने उसके 6 गोलियां मार दी और उसको वहीं पर मार के ढेर कर दिया, और लखनऊ से तुरंत पुरस्कार मिल गया। बहुत अच्छा काम किया आपने, मार दिया। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 शूट आउट आपने कर दिए। इच्छा नहीं पूरी हुई तो जो लोग मुंबई में थे, जो कलकत्ता में काम कर रहे थे, उनको भी आपने उठवाने का काम किया, क्योंकि आपने कहा, आदेश लखनऊ से ये आदेश आया इनके पास कि देखो ये मौका छूटना नहीं चाहिए। ये एक ऐसा मामला हो गया है कि इसका पूरा फायदा उठा लो, और ब्राह्मण समाज के जितने भी हिलाओ ना यार, लाइव चल रहा है मेरे भाई, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो उन्नाव हो, चाहे फरुखाबाद हो, चाहे कन्नौज हो, इटावा हो, हरिया हो, जो भी आसपास के क्षेत्र हैं, हरदोई हो, वहाँ के ब्राह्मण समाज मजबूत किस्म के जो है, उनकी एक लिस्ट बनाओ और 100 अज्ञात का नाम लिख दो। उसके बाद जो मिलता जाए उसमें उसके नाम जोड़ते जाओ और उसको मारते जाओ और एनकाउंटर करते जाओ, और या तो इतनी धाराएं लगा दो, जेल में बंद कर दो कि वो 20 साल तक बाहर निकलने ना पाए। ऐसा काम करो और इनको ब्राह्मण समाज को सबक सिखाने का काम। आपने देखा कि 50 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों को उठा करके इन्होंने अंदर बंद कर दिया, जिनका कोई दोस्त नहीं, वहां के रहने वाले भी नहीं, लेकिन उठा लिया। जिन्हें आप उनके मिले हुए थे, आप उनके साथी थे। और तो और कानपुर, लखनऊ में आकर के राकेश पांडे अपने माता पिता को देखने के लिए आए हुए थे, और वहां पर उनका इलाज कर रहे थे कोरोना में। घर से रात में 2 बजे उठा के ले गए, माता पिता चीखते रह गए और कंटोनमेंट में ले जाके गोलियों से मारने का काम किया। तिवारी जो हिंदू सभा का था, उसने आवाज उठा दी, तो जब आवाज उठा दी तो उसको भी उठा करके आपने गोलियों से भुनवा दिया, वो भी मार दिया गया। लखनऊ में एप्पल कंपनी में काम करने वाला और तिवारी वो भी थे, इत्तेफाक से वो गाड़ी से जा रहे थे, गाड़ी रोक दी गई, क्योंकि पता लगा शायद इसमें भी कोई ब्राह्मण समाज का मजबूत आदमी जा रहा है। उससे नाम पूछा गया, सिर्फ नाम पूछा, और जैसे ही उसने कहा कि हम तिवारी हैं, उसको वही शीशा खोल के नाम पूछा, उसका वही गोली मार दी और गाड़ी में नहीं मारी। हम जब उसके घर में गए, परिवार वालों से मिले, तो उसकी पत्नी कह रही थी, क्या दोष था इनका, कौन से टेररिस्ट थे ये तो नौकरी कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चे, और आप उनको मारने का काम करते। इन्होंने तो महिलाओं को भी नहीं छोड़ा, महिलाओं को छोड़िए, लड़कियों को नहीं छोड़ा। खुशी दुबे, उसका क्या दोष था? वो तो 16.5 साल की लड़की, उसकी शादी, वो भी पहले तिवारी थी, उसकी शादी दुबे परिवार में हो गई, और उसकी 30 तारीख को शादी होती है, 1930 की रात में, 1 तारीख पहला दिन,
और दूसरी तारीख को वहां पर ये किस्सा हो जाता और उसको उठा ले गए और उठा ले जाकर उसकी मेहंदी भी नहीं सूखी थी। उसको आपने कहा ये तो बहुत ही दुर्दांत अपराधी है, इस खुर्शीद रिपोर्ट को किसी भी हालत में जेल से नहीं निकलने देना है, कुछ भी हो जाए इसको जेल में सड़ा के मारना है। अभी वो मरते मरते बची, उसकी इतनी तबीयत खराब हो गई थी, इतनी तबीयत खराब हो गई थी, उसको पैरोल नहीं होने दिया। कहा कि अगर पैरोल हो जाएगा तो ये बाहर निकल करके लोगों से बातचीत कर लेगी और बातचीत करेगी तो बहुत सी चीजों का खुलासा कर देगी। वो ये भी बताएगी कि 2 तारीख को उठा के ले गए थे, तो 2 तारीख को उठा के ले जाने के बाद 7 तारीख तक कौन से अज्ञात स्थान पे रखा था आपने, किस तरीके से रखा था, क्या किया था आपने 7 दिन तक उसके साथ में, ये सारी बातें सामने आ जाएंगी और उसके बाद इनका असली चेहरा सामने आ जाएगा। इसलिए उसकी पैरोल भी नहीं होने दी, वो मरते मरते बची। और इतना ही नहीं, उसकी बेल ना होने पाए, उसकी बेल ना होने पाए तो पूरे शासन प्रशासन लग गया। उच्च न्यायालय में जब उसकी बेल आई तो वहां की जेल अधीक्षिका से बाराबंकी की, जहां पर रिमांड होम में उसको डाल रखा है क्योंकि वो नाबालिग है, इसलिए पहले उसको 3 महीने जेल में रखा, फिर रिमांड होम में भेजा और वहां पर जेल अधीक्षिका से एक कंप्लेंट लिखवाई फर्जी और कहा कि ये लिखो इसमें कि उसने क्या लिखा, उसने लिखा कि ये खुशी दुबे के साथ में 2 कमरों में 48 लड़कियां रहती हैं, वो बंद है सर, रिमांड होम में बंद है। और उन 48 लड़कियों में 47 लड़कियों ने ये कंप्लेंट किया है कि खुशी दुबे ये कहती है कि अगर हम बाहर चले जाएंगे हमारी बेल हो जाएगी तो हम बाहर निकल करके बहुत बड़े दुर्दांत अपराधी बन जाएंगे और हम तुम लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे। और ये लिखवा करके उसकी बेल खारिज कराने का काम किया। पूरा शासन, पूरा प्रशासन उसके लिए कि उसकी बेल ना होने पाए, इसमें पूरी ताकत उन्होंने झोंकने का काम कर दिया। इतना ही नहीं, एक महिला जो घर में काम करती थी, घर में काम करने वाली महिला, उसको भी उठा ले गए और उसको तो उठा करके ले ही गए। उसके साथ साथ में उसकी 6 साल की बच्ची और उसका 3 साल का लड़का, उसको भी ले जाके और जेल में बंद कर दिया है। और उनके खिलाफ सारी धाराएं जितनी IPC में हो सकती है वो सब लगा दी है और उसको जेल में कहते हैं सवा के मारेंगे। आप सोचिए, छोटी बच्ची 6 साल की, 3 साल का बच्चा, 1 साल तो हो ही गया जेल में, उनको कहते हैं पूरा जीवन में इनको बड़ा होना में तो इसी जेल में रहते रहते, लेकिन इनको जेल से बाहर निकलने नहीं देना। इस तरह की सोच रखने वाली आज आपकी ये उत्तर प्रदेश की सरकार है। और याद करिए, इसी तरह का मंजर था जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब 2003 से 7 के बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी। इसी तरीके से, जिस तरीके से दलित समाजों के ऊपर और ब्राह्मण समाज के ऊपर आज ये प्रहार कर रहे हैं, जिस तरीके से हाथरस का कांड हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश ही नहीं, पूरे दुनिया में ये प्रदेश बदनाम हुआ है, जहां एक दलित समाज की लड़की को पहले उसका रेप होता है, रेप होने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद लखनऊ से बैठ के मुखिया कहते हैं कि इसकी जो मरने के बाद जो घर वाले मांग रहे हैं, कह रहे हैं मृत शरीर को हमको दे दो, हम इसका दाह संस्कार अपने रीति रिवाज के साथ तो कर सके, इसकी शक्ल तो देख ले एक बार। लेकिन नहीं, मीडिया के लोगों को भी 1 किलोमीटर तक दौड़ा के भगाया गया, लाठियां तक चलाई गई, वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया, घर वालों को सिक्चों में बंद कर दिया गया और बंद करके उस आदेश हुआ कि हम देख रहे हैं टेलीविजन में और फिर टेलीफोन से हम पूछ रहे हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो और हमको जल्दी बताओ कि तुमने इस लड़की को जला दिया। और रात के 2 बजे उस दलित समाज की हम लोगों की जो बेटी थी, उसको मिट्टी का तेल डाल करके और जलाने का काम किया। यह आपने देखा कि कैसा मंजर, ऐसा मंजर था कि जिसने भी देखा, जिसने भी सुना, हर समाज के लोगों का दिल दहल गया कि ऐसा भी प्रदेश हो सकता है। ऐसे भी प्रदेश के हमारे जो प्रदेश चलाने वाले शासन में बैठे हैं, क्या इस कदर नीचे गिर सकते हैं? लेकिन इनके ऊपर कोई असर नहीं होता। ये कहते हैं कि हमको चिंता करेगी,
ये उतर जाओ मेरे भाई, हो गया। समाजवादी पार्टी भी तो यही करती थी। जिस तरीके से कन्नौज में नीरज मिश्रा एक नौजवान साथी हम लोगों के साथ में जुड़ा हुआ था, काम कर रहा था, थोड़ा मजबूत किस्म का लगा था, वो अपनी बात में अड़े रहता था। किस तरह से उसका सर कटवा लिया और सर कटवा करके लखनऊ मंगवाया गया देखने के लिए। मीडिया में मैक्सिमम में सब निकला था कि जो लास्ट की बात में जो थल था वो मिला था कुएं के अंदर पड़ा हुआ, उसकी बूढ़ी माँ, उसने भी दम तोड़ दिया। तो ये सारे मंजर समाजवादी पार्टी में जो देखे गए थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने शासन काल में और चढ़ करके दिखाने का काम कर दिया। जिस तरीके से रायबरेली में आते ही उन्होंने ये डंका बजा दिया था कि ब्राह्मण समाज अब की बार हमारी पहली, ब्राह्मण समाज और दलित समाज हमारी निशाने पर पहले निशानों पर है। 5-5 ब्राह्मण समाज के नौजवान साथियों को रायबरेली में चलाने का काम हुआ, उनकी झोपड़ी जला दी, उनको जला के मार दिया। हम उनके जब घर गए तो कहा गया, उनके मंत्री का बयान आया था उस समय जब उनको मार दिया गया था। बड़े जोरदार अपराधी थे, लूट खसोट करते थे और इसलिए मार दिए गए, अच्छा होगा। जब हम उनके घर में गए, 10x10 की झोपड़ी थी उनकी, वो भी कच्ची झोपड़ी थी, और कहते हैं कि बड़े भारी अपराधी थे, लूटमार करते थे। अरे कम से कम खाने का सामान तो घर में मिलता, लेकिन नहीं, ब्राह्मण समाज के थे। जिस तरीके से 5-5 लोगों को झांसी में मार दिया गया, जिस तरीके से बुंदेलखंड में एक व्यापारी को ब्राह्मण समाज के रोक करके गाड़ी में उसको उसे पैसा वसूला जाता था, उसको रोक करके और गोली मारने के बाद खराबों को हाथ कर दिया। बाद में खुलासा हो गया टेलीफोन से और वारदातों से कि वो तो मारा गया, गोली मारी गई। तो अधिकारी को था, उससे कहा कि तुम जाओ, चिंता नहीं करो, तुमने हमारा काम किया है, इसलिए तुम्हें छूट है, तुम प्रदेश छोड़ दो। और हम 1 साल हो गया, अभी तक ये लोग उनको नहीं ढूंढ पाए, अधिकारी को नहीं ढूंढ पाए जिसने गोली मारी, क्योंकि ढूंढना ही नहीं चाहता। नियत कुछ और है, सोच कुछ और है, तो कैसे करें? उनको तो कोई चिंता ही नहीं। वो कहते हैं कि हमें काहे की चिंता है, ब्राह्मण समाज जाएगा कहां? आपने तो बयान सुना होगा इनके बड़े भारी नेता का। आपने सुना होगा कि आगरा से उन्होंने विधानसभा के सामने, जब राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे, तो हरिद्वार दुबे जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा में हमारे साथ में, और जब बाहर निकले वो तो 4-4 बार मिले रहे हैं, बड़े बड़े पदों में रहे, प्रवक्ता भी रहे, सब चीजों में रहे भारतीय जनता पार्टी के। उनसे पूछ लिया लोगों ने, मीडिया वालों ने, कि ये बताइए कि ब्राह्मण समाज पूरे उत्तर प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, आपके इन वजहों से जो हम उनके साथ में कर रहे हैं उनसे नाराज है, आप क्या कहते हैं? ब्राह्मण समाज आपका साथ छोड़ देगा तो आप क्या होगा आपका? तो जवाब क्या दिया था उन्होंने? जवाब दिया था कि आप उठा करके कभी भी यूट्यूब में खोल के हरिद्वार दुबे के नाम से तुम सुन सकते हैं। उन्होंने क्या था? उन्होंने कहा ये ससुरे ब्राह्मण जाएंगे कहाँ? इनकी तो मजबूरी है, ये तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ उनको रहना ही पड़ेगा, उनकी मजबूरी है। वो भूल गए ये कहते समय कि ब्राह्मण समाज जब मन बना लेता है, इकट्ठा हो जाता है, तो बड़ों को सबक सिखा देता है। उसने जो है जब समाजवादी पार्टी को सबक सिखाने का काम किया, तो ये क्या है, इनको भी सबक सिखाने का काम अपनी बात हो। ब्राह्मण समाज जब इकट्ठा हुआ था तो उसने पूरे उत्तर प्रदेश में दिखा दिया था कि किस तरीके से ब्राह्मण समाज अकेले जब इकट्ठा हो जाता है तो जो चाहता है सरकार उसी की बनती है। याद करिए 2005 के पहले उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज जब शून्य पर पहुंच गया था, जब सिर्फ 5 और 6 एमएलए रह गए थे 403 विधानसभा में, उसमें भी 3 बहुजन समाज पार्टी के ब्राह्मण समाज के एमएलए थे। वो मंजर याद करिए जब हम आपके बीच में आए थे, आपके यहाँ पर इस शहर में भी आए थे, हर जगह गए थे पूरे उत्तर प्रदेश में। जैसे अब की बार हम अयोध्या से निकले हैं और हम आखिरी जब तक सारे जिले नहीं कर देंगे तब तक हम अपना कारोबार रोकने वाले नहीं है।
ये लोग चाहे जितनी कोशिश कर रहे हैं तब तक हम करते रहेंगे जब तक सारे जिले नहीं हो जाएंगे और सारे जिलों में ब्राह्मण समाज के बीच में जाकर के हम अपनी बात नहीं कर लेंगे, ब्राह्मण समाज के बीच में बात नहीं करेंगे। और इसी प्रकार से पिछली बार हम आपके यहाँ आए और हमने कहा था तब कि आप लोग सोच रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा, सही सोच रहे हैं, क्योंकि भविष्य खत्म हो गया था, अंधकार में हो गया था, 5 लोग रह गए थे। मानवर काशीराम जी की वो बात याद आती है जब उन्होंने कहा कि अगर यही बात याद करके हम आपके बीच में निकले भी थी, उन्होंने कहा कि अगर आप अपने समाज की तरफ नहीं देखते हैं, अगर आप राजनीति में आए हैं, राजनीति में आने के बाद में आपका कर्तव्य है कि अपने समाज को भी देखिए और अपने समाज को देखने के बाद में सत्ता की चाबी हाथ में लेने का काम करिए और तभी आप अपने समाज का काम कर सकते हैं। और इसके ब्राह्मण समाज के बीच में जब हम गए तो हमने कहा उनसे कि आप सोचिए तो कभी बैठ करके कि क्यों आपकी ये दशा हो गई, जो आज हम आपसे कह रहे हैं। उस समय भी हमने ये बात दोहराई थी। कारण क्या है? कारण ये है कि हम लोग बुद्धिजीवी कहलाते हैं। हम लोग कहते हैं कि हम तो बुद्धिजीवी हैं, हमें तो काम दिया गया है कि हम लोगों को शिक्षा देने का काम करें, चाहे भिक्षा मांगनी पड़े लेकिन शिक्षा देने का काम करें। हमें समाज को एक साथ रहने के लिए हमारा कर्तव्य बताया गया है कि ब्राह्मण समाज के हैं तो पूरे समाज को एक साथ लीजिए, सब समाज को साथ में लेके चलिए। लेकिन ऐसा कर आप आज इस तरह से जो हो गए कि आपकी तरफ कोई देख ही नहीं रहा है। तो हमने कहा था कारण कारण ये है कि आप लोग आपस में बंटवारा किए हुए हैं, आप लोग आपस में एकजुट नहीं है, आप बटे हुए हैं, तरह तरह से बटे हुए हैं। कोई कहता है कि हम लोग कांचपुर ब्राह्मण है, कोई कहता है हम संतुपाली ब्राह्मण है, कोई कहता है हम सनातन ब्राह्मण है, कोई 20 बिस्वा 16 बिस्वा 12 बिस्वा के ब्राह्मण है, कोई त्यागी है कहते हैं हम त्यागी वाले ब्राह्मण है, कोई राय कहता है हम राय वाले ब्राह्मण है, और अलग अलग भरद्वाज है, तरह तरह के लोग कहते हैं कि हम इस तरह के और करके आपस में बढ़ जाते हैं। हमने अनुरोध किया था आपसे कि आप ये बंटवारा खत्म करिए और इकट्ठा होइए, एकजुट होइए। जब एकजुट होंगे तो आपको ये भी ज्ञान मालूम होना चाहिए कि आप छोटी मोटी संख्या में उत्तर प्रदेश में नहीं है। 16% है, 16.3% है, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 13% है, और वैसे जो सेंसस इन्होंने कराया जिसकी रिपोर्ट आज तक नहीं की है उसमें 16.5% के करीब ब्राह्मण समाज के लोग उत्तर प्रदेश के हैं। 16.5% 25 करोड़ में हिसाब लगा लीजिए, आप 3 करोड़ के ऊपर लोग उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, लेकिन क्या हालत आपकी बना रखी है। इसीलिए हमने कहा था कि इकट्ठा हो जाइए, एक बार अपनी ताकत को एक साथ कर लीजिए और हर कोई आपकी तरफ देखने के लिए मजबूर हो जाएगा। खुशी की बात है कि तब ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठा हुए, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग इकट्ठा हुए, और जब इकट्ठा हुए तो हमने फिर 9 जून 2005 को याद होगा आपको कि 1-2 नहीं 5 लाख से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग 48 डिग्री टेम्परेचर था, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर मैदान में इकट्ठा हुए थे और 11,000 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों ने शंखनाद करते हुए बहन मायावती जी का जो मुख्य अतिथि थी उसे उनका स्वागत करने का काम किया। और बहन मायावती जी ने भी उस दिन जब हमने उनको भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा भेंट की थी तो ले जाकर के मंच पर उन्होंने पहले शब्द बोले थे, वो उन्होंने यही कहा था कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। और उसके बाद ब्राह्मण समाज की तैयारी को देख करके उन्होंने अपनी पार्टी का बरसों बरस पुराना नारा बदल दिया। जो पहले नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, उस दिन उन्होंने नया नारा दिया और कहा जिसकी जितनी तैयारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। और हिस्सेदारी देने का काम किया उन्होंने। 1-2 नहीं 40 लोग पहले लड़े थे चुनाव 2009 में, उन्होंने बढ़ाकर 85 लोगों को चुनाव के मैदान में उतारने का काम किया ब्राह्मण समाज के लोगों की तैयारी देकर। और जहां 3 लोग जीत करके आए थे, 45 लोगों को जीता करके विधानसभा में ब्राह्मण समाज के ही लोग खाली बैठे, जिसमें नकुल दुबे भी आपके सामने बैठे हैं। और फिर 1-2 नहीं, उन्होंने 15 कैबिनेट के मंत्रालय, महत्वपूर्ण मंत्रालय
उन्होंने देने का काम किया था ब्राह्मण समाज के लोगों को। उन्होंने जो मान सम्मान उस समय दिया था ब्राह्मण समाज को दोनों हाथ खोल करके, वो तो मैंने भी कल्पना नहीं की थी कि हमको इस समाज को मानी बहन जी इतना ज्यादा सम्मान देने का काम करेंगी। उन्होंने सब समाज को दिया, ये नहीं है कि खाली ब्राह्मण समाज को दे दिया, सब समाज को देने का काम किया। जो उनका नारा, जो पार्टी का नारा, जो उनकी सोच है कि सब जन हिताय, सब जन सुखाय, उसी को ध्यान में रखे सबको दिया। लेकिन ब्राह्मण समाज को पीछे नहीं रहने दिया, बल्कि बढ़ा चढ़ा करके आगे ले जाने का काम किया। 15 उन्होंने मंत्रालय देने के बाद 15 से ज्यादा एमएलसी बनाए उन्होंने ब्राह्मण समाज के। सुबोध पराशर जी अभी आपके सामने सुबह से है, एक थे, इसमें से 15 लोगों को उन्होंने एमएलसी बनाने का काम किया। एमएलसी बनाने के साथ साथ में विधान परिषद का अध्यक्ष बनाने का काम किया ब्राह्मण समाज के। महाधिवक्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता, चीफ स्टैंडिंग काउंसिल इलाहाबाद, चीफ स्टैंडिंग काउंसिल लखनऊ और लगभग 5000 वकील, सरकारी वकील ब्राह्मण समाज के उन्होंने पूरे हाई कोर्ट से लेकर जिला अदालत तक बनाए और 10 गुना उनका मेहनताना भी बढ़ाने का काम करके सम्मानजनक मेहनताना भी देने का काम किया। इतना ही नहीं, आधा दर्जन उन्होंने पार्लियामेंट में, लोकसभा में भेजने का काम किया। हमको राज्यसभा में उन्होंने पार्टी का नेता बनाया और लोकसभा में उन्होंने उप नेता बनाने का काम ब्राह्मण समाज के उस समय किया। और यही नहीं, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे डीजीपी हो, चाहे लॉ सेक्रेटरी हो, चाहे एडिशनल कैबिनेट सेक्रेटरी हो, उन सबको उन्होंने उस समय जो पहले नियुक्ति हुई थी वो ब्राह्मण समाज के ही लोगों को उन्होंने नियुक्त किया था। सब समाज के लोगों के साथ साथ में ब्राह्मण समाज को उन्होंने बढ़ चढ़ करके सम्मान देने का काम किया था। लेकिन ब्राह्मण समाज ने भी खाली ये नहीं है कि एक तरफा था, ब्राह्मण समाज ने भी हमारी बात को स्वीकार करते हुए, हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हुए, कि जब हम आप लोगों के बीच में गए थे तो हमने अनुरोध सबसे कहा था कि भाईचारा बनाइए। आप लोग 45 खुल कर आए थे, अपने दम में नहीं आ गए। हमको ये गलत फहमी नहीं रहनी चाहिए कि हम तो 16% इकट्ठा हो गए थे, इसलिए हमने जग जीत किया था और हमको 45 को उछल करके आ गए थे। ये तो आपको मालूम होना ही चाहिए कि 16% से एक भी सीट नहीं जीती जा सकती। सीट जीतने के लिए आपको 30 के ऊपर चाहिए होगा प्रतिशत, और 30% आप 16%, 30% नहीं हो सकता। इसलिए हमने कहा था कि आप लोग भाईचारा बनाइए, और भाईचारा सबसे पहले किसके साथ बनाइए। हमने कहा 23% दलित समाज के हमारे भाई बहन हैं इस प्रदेश में, है तो उससे ज्यादा, लेकिन सरकारी आंकड़ा ले लीजिए 23%। तो अगर और वो 23% के साथ में पहले से ही बैकवर्ड क्लास, अति पिछड़ा वर्ग जो है वो, अल्पसंख्यक, ये सब पहले से ही जुड़े हुए। तो अगर आप उनके साथ जब भाईचारा बनाएंगे तो आप अपने आप में 2 ही लोग मिल करके आप 40 के करीब पहुंच जाते हैं और हर सीट पर खाली करने का काम करते। और भाईचारा बनाने का सबूत भी हम लोगों ने दिया, ब्राह्मण समाज के लोगों ने। और वो कैसे दिया, जो रिजर्व सीटें हैं वहां तो कोई ब्राह्मण समाज का व्यक्ति नहीं लड़ता है, वहां कोई और भी नहीं लड़ता है। वहां तो रिजर्व सीट पे हमारे दलित समाज के भाई बहन चुनाव होते हैं, और हमारे उन सीटों पर ब्राह्मण समाज के लोगों ने हमारे अनुरोध पर बढ़ चढ़ करके पूरी ताकत छोड़ दी, तन मन धन सब लगा करके उन्होंने उन सीटों पर अपना वोट डालने का काम किया और डलवाने का काम किया। और उसी का नतीजा था कि 2002 में 16 सीटें हम लोग जीते थे, जो सुरक्षित सीटें थी। लेकिन जब 2007 का नतीजा आया तो वो 16 से बढ़ करके 65 सीटों पर पहुंचने का काम हुआ था, और 62 सीटों पर जीते। जो रह गई थी 18 की सीटें, वो 1500 वोटों से हारे थे, वरना सारी की सारी सीटें जितवाने का कार्यक्रम की पूरी तैयारी ब्राह्मण समाज के लोगों ने की। लेकिन उसके बाद समाजवादी पार्टी आ गई। समाजवादी पार्टी तो ब्राह्मण समाज की पहले से शुरू से, जब से समाजवादी पार्टी का जन्म हुआ तभी से वो उनके विरोध में और दलित समाज के विरोध में काम करते हैं। तो जैसे ही दोबारा सरकार बनी, उनके मुखिया का बयान अखबारों में छप गया, जो अंदर मीटिंग लेते हुए कह रहे थे कि ध्यान रखो सब लोग, ब्राह्मण समाज के लोगों का कोई काम नहीं होना है, उनका कोई काम नहीं किया जाएगा।
दिखावा जो भी करना, पर उनका काम नहीं होगा। ये भी याद होगा किस तरीके से राजाराम पांडे, जो इनके मंत्री ही नहीं थे बल्कि उसके पहले संस्थापक रहे समाजवादी पार्टी, और उनकी कितनी बेइज्जती इन्होंने की और सबके सामने करी। उनका मंत्रालय तो छीना, उनका मकान भी छीनने का आदेश कर दिया। इतने वो उनको धक्का लगा, बेइज्जत हुए कि घर तक पहुंचते पहुंचते उनके हार्ट अटैक हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। तो ये वो पार्टी है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि आज का जो मंजर देख रहे हैं आप, उसका नतीजा, उसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार फिर हम लोग हैं, फिर ब्राह्मण समाज के लोग हैं। उन्होंने सोचा कि इनसे छुटकारा पाना है तो चलो एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो दो काम करती है। वो बड़े बड़े वादे कर रही है, बड़े बड़े वादे करके वो पूरे सबके लिए वादे कर रही है, तो उसके बातों में तो दम होनी चाहिए। हम तो कोई ये थोड़ी सोचता है कि ये झूठे वादे हो रहे हैं, ये छलावा हो रहा है, और वादों के साथ में नहीं, उन्होंने धर्म को भी बीच में लिया। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर आपके बीच में गए और कहा कि देखो हम धर्म के नाम पे हमको वोट दे दो, वादों के नाम पे वोट दे दो, और धर्म के नाम पे जो वोट मांगा और वादों के नाम पे मांगा, उनको वोट दे करके उनकी सरकार कर दी। हम लोग कम सीटें जीते, लेकिन हमारा वोट कम नहीं हुआ। और क्यों कम नहीं हुआ? क्योंकि हमारे साथ में बहन मायावती जी के साथ में, बहुजन समाज पार्टी के साथ में जो दलित समाज के भाई बहन थे, उनके ऊपर बहुत दौरे डाले, बहुत तरह के दौरे डाले, उनकी झोपड़ियों में गए, उनके यहाँ खाना खाने का काम किया, तरह तरह के काम किए। लेकिन उन्होंने कहा ये सब जितना ठोक टकासका करना है कर लो, लेकिन हम जो हैं हम खड़े हैं तो बहन मायावती जी के साथ उनके पीछे एक चट्टान के रूप में खड़े रहे। और इसीलिए किसी भी चुनाव में आगे किसी के लीजिए बहुजन समाज पार्टी का वोट कम नहीं हुआ, वोट बढ़ने का काम हुआ। लेकिन ब्राह्मण समाज के लोग धर्म के नाम पे और इनके झूठे छलावों के नाम पे तो बहक गए। अब उनको आज पछतावा, जिस तरह की बातें आप लोगों से की, आप तो बताइए, आते ही कहा 14 में कि हमको सबकी हर व्यक्ति की जेब में 15-15 लाख रुपए डलवा देंगे, खातों में डलवा देंगे। जब किसी एक के भी खाते में नहीं आया पूरे हिंदुस्तान में, तो कह दिया उनके मुखिया ने कि अरे तो जुमला था, आपको गलत नहीं मिला। उसके बाद क्या कहा? उसके बाद जीएसटी लगा दिया। जितने कारखाने, मझोले कारखाने, छोटे कारखाने, बड़े कारखाने, जहाँ सैकड़ों की संख्या में मजदूर काम करते थे, सब बंद हो गए। लोग बेरोजगार, रोजगार जो कर रहे थे वो बेरोजगार हो गए। उसके बाद इन्होंने आपसे क्या कहा? कोई परेशान मत होइए। नौजवानों से कहा कि PhD, MPhil, कौन सी डिग्री लेकर के पढ़ाई करके नौकरी के लिए घूम रहे थे, उनसे कहा चिंता मत करिए, हमको वोट दे दीजिए और हमको 2 करोड़ नौकरी आपको सालाना देंगे। लेकिन 2 करोड़ नौकरी को छोड़िए, उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का काम कर दिया, देने का काम किया। जब उनसे पूछा गया पार्लियामेंट में, मैंने खुद सवाल किया था उनसे, उनके मंत्री से, तो जवाब देते हैं हमको, कहते हैं कि ठीक है हम नौकरी नहीं दे पाए तो क्या फर्क पड़ता, आप उनसे कहिए रोजगार कर लें। हमने कहा बहुत सा रोजगार आप सुना रहे हैं, ये तो बताइए कहाँ से रोजगार कर लें? कहते पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, ये लोग तो PhD वाले हैं, इनसे कहिए कि पकौड़ा बेचेगा, इनसे कहिए पकौड़ा बेचेगा। पकौड़ा बेचना कोई हम लोग उनकी बात नहीं मानते। पकौड़ा बेचने वालों को ये सब जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग, इनके साथ तो हमारी पार्टी खड़ी रहती दिन रात। लेकिन आपको वादा करके आए थे कि तुम पढ़े लिखे, जिसको किसी तरह से उनके माँ बाप ने पढ़ाया अपने पूरे जीवन की पूंजी लगा करके, और आप मुझसे कहते हो कि हम नौकरी नहीं देंगे, अब हम आपसे पकौड़े। और क्यों नहीं नौकरी देंगे? क्योंकि इन्होंने जहां जहां सरकारी नौकरियां, जहां सरकारी नौकरियां, वो सब जितने भी पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन थे, चाहे वो NGC हो, ऑयल इंडिया कंपनी हो, HAL हो, जो भी हो, उनको सबको अपने चुनिंदा 2-3 जो इनके उद्योगपति हैं, उनके हाथों में सौंपने का काम कि दे दो ये सरकारी संपत्तियां जिनको बेच रहे हैं, तुम हमको पैसा देते रहो, चंदा देते रहो।
तुम ये संपत्ति इस देश की अपनी जेब में रखते रहो। नहीं पेट भरा लोगों का, तो अब तो रेलवे ने दे दिया, कहा कि रेलवे में लाखों लोगों को नौकरी मिलती है हर साल, इसको भी तुम ले जाओ, उसको भी दे दिया। अब तो और जहां तक इंश्योरेंस, जहां लाइफ इंश्योरेंस होता था, उसको भी इनके हाथों में देने का काम कर दिया। और तो और बैंकों में जहां इनके धन्ना सेठों ने लाखों करोड़ का घोटाला किया था और विदेश में भाग गए, उन बैंकों को भी उनके हाथों में वापस देने का काम कर दिया कि बैंक भी तुम प्राइवेट कर देते हैं, खरीद लो। जब मन नहीं भरा तो उनको लगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह इस देश में घुस गए कि बिजली भी उनके हाथ में आ गई, प्राइवेट बिजली भी उन्हीं के हाथ में, जिसको देना चाहेंगे देंगे, जिसको पानी देना चाहेंगे देंगे, जिसको तेल देना चाहेंगे देंगे। पेट्रोल का दाम ऐसे ही नहीं 40 रुपए 60 रुपए से बढ़ करके 110 रुपए हो गया कि वो भी सब उन्हीं के कब्जे में चला गया। फिर इनको लगा कि कुछ बच गया। क्या बच गया? उन्हीं लोगों से पूछा क्या बचा हमें तुम्हें देने से? उन्होंने कहा इस देश की अभी जमीन बहुत कीमती है, वो जमीन हमको चाहिए, किसानों की जमीन हमको दिला दो, इसके बाद हम लोग कुछ नहीं मांगेंगे। तो किसानों की जमीन लेने के लिए तीन कानून बनवाए उन्होंने। और कौन से कानून बनाए? इतने कातिलाना कानून जो आत्महत्या करने के बराबर किसानों के लिए है। और 500 से ज्यादा किसानों की आंदोलन ने एक साल में मौत की होती। उस कानून के तहत जमीन को जबरन ठेके में देना पड़ेगा, और ठेका देना पड़ेगा बड़े बड़े उद्योगपतियों को जो ठेके में देंगे। उसके बाद आपको साल भर उपज का पैसा देंगे, 2 साल देंगे, 3 साल देंगे, उसके बाद वो जमीन मुक्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो कहेंगे अब आपकी उपज नहीं आ रही, आपके पास जो पैसा मिल गया उसको हम इससे वसूलेंगे, और धीरे से वो जमीन भी उनके कब्जे में हो जाएगी। किसान जो है धक्के खाता रहेगा, कोर्ट कचहरी, उसको कुछ नहीं मिलने वाला। इसीलिए किसान जो है आज अड़ा हुआ है कि इन कानूनों को तुम जो कहते हो कि हमारे ऊपर थोप रहे हो, जब हमको ये कानून पसंद नहीं है तो हमारे ऊपर क्यों थोप रहे हैं? पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में इस कानून का विरोध हम लोगों ने खुल करके किया था, बहुजन समाज पार्टी। और आज भी रोजाना हमारे सांसद आपके सामने दोनों बैठे, ये भी हम लोग सब लोग रोज आंदोलन कर रहे हैं वहां पर, और किसानों के साथ में कि हम लोग की ये कानून आप वापस लीजिए। पर उन लोगों ने जिद पकड़ रखी है कि नहीं, हम इसको वापस नहीं होने देंगे, इसको तो हम लेकर के रहेंगे। क्योंकि इसके पीछे क्या राज है? राज ये है कि इन्होंने लाखों करोड़ रुपया उन लोगों से ले लिया इसके नाम पे, और चुनाव में लगाना चाहते हैं। इसलिए हमारी समझ में नहीं आता चुनाव में कितना रुपया इनको चाहिए, कहां से वसूलेंगे चुनाव होने के लिए। धर्म के नाम पे इन्होंने क्या किया ये भी आपने देखा। आप लोगों से वोट मांगा धर्म के नाम पे, अयोध्या के नाम पे, रामलला के नाम पे, लेकिन करा क्या वहां पर? जब हम अयोध्या गए 23 तारीख को, हमें अपने कार्यक्रम की शुरुआत अयोध्या से शुरू। अब इसके बाद हम 16 तारीख 17 तारीख को वाराणसी जाएंगे। इसके पहले अभी 8 दिन जब यहाँ का कार्यक्रम शुरू किया तो हम वृंदावन गए, बांके बिहारी जी के दर्शन किए, फिर वहां से हम आगे चले। लेकिन बांके बिहारी जी के दर्शन जब किए हमने तो हम वृंदावन में बहन गांधी जी की जब सरकार थी तो 550 करोड़ रुपए लगा करके वृंदावन का समग्र विकास हुआ। जब अयोध्या गए तो अयोध्या में हमने सोचा तो सोने की नगरी बन चुकी होगी, क्योंकि यहाँ जो रोज हम लोग अखबार में पढ़ते हैं इतने 1000 करोड़ रुपए लगा दिए, इतने 1000 करोड़ रुपए सरकार ने लगा दिए, तो यहाँ तो सोने की नगरी बन गई होगी। लेकिन वहां जब हम गए तो देखा कि वहां पर तो किसी भी छोटे से छोटा आपका जिला जो हो, जिसका बहुत ही बदहाल हो, बदहाल तो पूरे प्रदेश का इस समय है, लेकिन जो सबसे बदहाल वाला है उस तरह का उन्होंने अयोध्या में मंजर बना। अयोध्या नगरी में कोई भी विकास का नाम से कुछ नहीं हुआ। जो कुछ भी हुआ जब हम सरयू नदी गए जलाभिषेक करने और दूध का अभिषेक करने, तो वहां पर जो घाट बने हुए हैं वो घाट भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने, जैसे वाराणसी में हम लोगों ने 80 घाट सारे के सारे घाटों को बनवाने का काम किया था, वैसे ही अयोध्या में भी बनवाने का काम किया था। उन घाटों के अलावा वहां बहुत कुछ भी नहीं। हमारा विरोध किया इन्होंने, सतीश मिश्रा ये अयोध्या क्यों आए, इनको अयोध्या क्या लेकर देना। हमारा हमसे प्रश्न किए
प्रश्न पूछवाए मीडिया के माध्यम से, इनसे पूछिए क्या वजह क्यों आए। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि इसमें कौन सा ये मैं अयोध्या क्यों नहीं आ सकता, क्यों नहीं जा सकता दर्शन करने। मैं तो ब्राह्मण समाज में जन्मा हुआ व्यक्ति हूँ, बचपन से संस्कार डाले जाते हैं। हमारा जब तक उज्जैन संस्कार होता था तब तक इतने संस्कार ना करते, 7वां संस्कार कहलाता है उज्जैन संस्कार। हम लोगों को बचपन से पूजन पाठन सब सिखा दिया जाता है। जिस तरीके से घर से निकलो तो पहले राम की स्तुति करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, क्योंकि पता नहीं कौन कौन लोग घेरने का काम करेंगे, तो उनको भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये भी बहुत जरूरी है, वो सब याद कराया जाता है। माँ दुर्गा का पाठ स्तुति याद कराई जाती है, और उसके बाद घर से निकलते हैं तो हम लोग सब घर के बाहर निकलते हैं। भगवान श्री राम हमारे लिए भगवान का रूप है। हम लोग घर में हम लोग के भगवान श्री राम वोट की चीज नहीं है। हमारे लिए ये लोग कोई वोट की वस्तु नहीं है, इनके लिए वोट की चीज नहीं है। उन्होंने उनको ऐसे करते हुए वो ठेका ले लिया और ठेकेदारों का कि अब जिसको चाहेंगे वही उनकी स्तुति करेगा, वही उनके दर्शन करेगा, और कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। और चाहे ब्राह्मण समाज का व्यक्ति हो या गोयल समाज का व्यक्ति हो, उसको दर्शन नहीं करने देंगे, क्योंकि आपसे हमारी इजाजत नहीं है। तो इनकी ये सोच के पीछे है क्या? वोट की राजनीति। इनकी ये जो वोट है, इनके मन में वोट है, वो वोट के लिए है, और इसीलिए वोट के लिए ये सबको चोट पहुंचाने का काम है। आप सभी को चोट पहुंचा रहे हैं, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, और उसके ऊपर ये चोट पहुंचाने का काम हमको भी रोकने की कोशिश की, लेकिन वहां के संतों महात्माओं ने हमको खुल करके आशीर्वाद देने का काम। वहां जब हमने दर्शन किए, वहां के दुर्भाग्य थे, पुजारी थे, जिन्होंने वहां पर आरती करवाई, पूजा कराई, उनके ऊपर अगले दिन हमलावर हो गए। वो इतने बुजुर्ग, उनसे पूछा गया कि आपने सतीश मिश्रा जी की पूजा क्यों करवा दी, बताइए। उन्होंने कहा मुझे तो आज बहुत अच्छा लगा कि वो आए और पूजा कराने का हमको मौका मिला, और जो आपको बनता हो बेहतर। तो इस तरह की सोच है। इतना परेशान हो गए, परेशान इसलिए हो गए, घबरा क्यों गए? वो जब अयोध्या हम घूम लिए तब समझ में आया कि इतनी घबराहट क्यों नहीं। घबराहट इसलिए हो रही थी कि जिसके नाम पे नोट ले रहे हो, जिसके नाम पे वोट ले रहे हो, उसी को तुम धोखा देने का काम कर रहे हो। तुमने तो नोट कमाने का काम किया, एक दो नोट नहीं कमाए। सन 93 से हिसाब लगाए जाए तो विदेशों से जो डॉलर इनके पास आए, देश से इन्होंने रुपए कमाए, एक दो नहीं, लाखों करोड़ रुपए इन्होंने वहां मंदिर के नाम पे कमाने का काम किया, इकट्ठा करने का काम किया। और उसके बाद जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, जब उस निर्णय के तहत में जमीन मिली, और जब सौहार्द बनने के बाद में वो जमीन इनको मिल गई, तो इनके नीचे से जमीन खिसक गई। लोग पूछा अब क्या बचा? अब तो कोई मुद्दा बचा ही नहीं हमारे लिए। अब किस बात पे हम आपस में झगड़ा कराएंगे, किस बात पे हम वोट लेने का काम करेंगे? तो इन्होंने सोच लिया कि चलो अब हम मंदिर नहीं बनाएंगे। मंदिर नहीं बनाएंगे तो लोगों को हर बार बताते रहेंगे कि मंदिर हमको बनाना है, इसलिए हमको वोट दो। और लेकिन जिस दिन से सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया, उसके बाद से आप यहाँ देख लीजिए, पूरे देश में, हर जिले में, उत्तर प्रदेश के हर घर में लोगों को भेजने की काम किया इन्होंने। वो कहा छोला लेकर के कि हमको रुपए दे दो, किसलिए दे दो, हमको भिक्षा दे दो, किसलिए भिक्षा दे दो, क्योंकि हमको राम का मंदिर बनाना है। और उनके नाम से 10,000 करोड़ के ऊपर अभी आपने एक साल में कमाई कर ली, कमाने में काम कर लिया, और हिसाब किताब कुछ नहीं देना चाहते। कहते हैं आप हमसे हिसाब मत पूछिए कि कितना रुपया आया और कहाँ लगा रहे हैं। अगर आपके पास रुपया आ गया तो ये भी तो बताइए मंदिर कहाँ है। 1.5 साल हो गया, और सवा 1 साल पहले 5 अगस्त को तो आपने वहां पर ईंट पूजन किया था, भूमि पूजन तो नहीं किया। भूमि पूजन न करके आपने ईंटों का पूजन किया था, जो पहले सुना नहीं गया। ईंट पूजन कर रहे हैं आप, और ईंट पूजन करके आज तक वहां नींव बनना भी शुरू नहीं हुई। बनेगी क्या? जब नींव बनेगी, ऊपर आएगी, जब मंदिर का
स्ट्रक्चर बनेगा, कौन सा मंदिर बना रहे हैं, कैसा मंदिर बना रहे हैं, किससे डिजाइन बनवाई है, कितना रुपया लगेगा, कहाँ रुपया कहाँ इस्तेमाल करने जा रहे हैं, बाकी रुपया कहाँ इस्तेमाल करने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, कर रहे हैं। जितने देश में चुनाव होते हैं ऐसे ही नहीं, इनके 100 हेलीकॉप्टर उतर पड़ते हैं हर प्रदेश में जब चुनाव आता है। ऐसे ही नहीं, यदि उत्तर प्रदेश का चुनाव आएगा तो 100 हेलीकॉप्टर उतार देंगे और हजारों की संख्या में अपने वो वैन उतार देंगे, कहेंगे गाड़ियां उतार देंगे, सब चीजें कर देंगे। कहां से आएंगे रुपया? ये रुपया उद्योगपतियों से और भगवान श्री राम के नाम से जो रुपया इन्होंने इकट्ठा किया है उसका रुपया इस्तेमाल करते रहेंगे और हर बार तारीख बढ़ाते रहेंगे। कभी 23 कह देंगे कि 22 का चुनाव हो जाए, 23 को बनाएंगे। जब 23 आ जाएगा कहेंगे 24 का चुनाव हो जाने दो, 25 को बनाएंगे। और इसी तरीके से बढ़ाते रहेंगे, आपसे चंदा इकट्ठा करते रहेंगे, आपको भगवान के नाम पे और धर्म के नाम पे आपका वोट लेते रहेंगे और सबसे ज्यादा धर्म का काम पूरे प्रदेश में करते रहेंगे। ये सारे काम जो मैंने बताए हैं क्या धर्म के काम नहीं है? कभी किसी ने सोचा था, भगवान श्री राम ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा राम राज्य हमारे नाम का बताएंगे कि हम बना रहे हैं, जहां पर कि इस तरह का राज्य चल रहा हो, जहां पर कोई सुरक्षित ना हो, जहां पर हर 2 घंटे में एक महिला का रेप हो रहा हो। ऐसा प्रदेश नहीं बनेगा। वो कभी नहीं सोचा, कल्पना की हो किसी ने कि हर 2 घंटे में एक महिला का रेप उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ऐसे प्रदेश में हम रह रहे हैं, ऐसी कानून व्यवस्था है। बहन मायावती जी जब यहाँ मुख्यमंत्री थी, रात के 12 बजे भी अगर किसी महिला को घर से बाहर निकलना होता था किसी काम से, वो पूछती भी नहीं थी, सोचती भी नहीं थी, हिचकती भी नहीं थी और वो घर से बाहर निकल जाती थी निडर होकर, क्योंकि उसको ये मालूम था कि हमारी तरफ कोई भी बदनीयती से अपनी निगाह उठा के नहीं देख सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन मायावती जी है। और हम सुरक्षित हर 2 घंटे में यहाँ पर रेप हो रहा है, बच्चियों के साथ दुराचार हो रहा है, आपस में लोगों को भिड़ाने का काम हो रहा है, कहीं धर्म के नाम पे बढ़ाने का काम, कहीं जात के नाम पे बढ़ाने का काम, कहीं किसी चीज के नाम पे बढ़ाने का काम, इस तरह का सब समाज में बिखराव कराने का काम आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है। विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा है। याद करिए बहन मायावती जी का सरकार 5 साल की जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, विकास की छड़ी लगा दी थी पूरे उत्तर प्रदेश में। उन्होंने 28,000 प्राइमरी स्कूल बनाए थे पूरे उत्तर प्रदेश में। उन्होंने 5,000 हाई स्कूल बनाए, 5,000 डिग्री कॉलेज बनाए और उन्होंने 6 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाई थी। विकलांगों का विश्वविद्यालय डॉक्टर सुपुर्णा मिश्रा के नाम से लखनऊ में जो बनाया, पूरे विश्व में अपने आप में अकेला है, जहाँ 30,000 से ज्यादा विकलांग लोग जो है पूरे देश ही नहीं विदेश से भी आके पढ़ने का काम कर रहे हैं। पहली अखिल भारतीय यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की उन्होंने अगर बहन मायावती जी ने बनाई। उन्होंने 23 जिले बनाने का काम किया, एक और नहीं 23 जिले बनाए उत्तर प्रदेश में। और जब जिला बनता है तो आपको मालूम है उसमें हर चीज बनती है, चाहे वहाँ का अस्पताल हो, चाहे वहाँ की कचहरी हो, चाहे वहाँ की कलेक्ट्रेट हो, चाहे वहाँ की कोई भी कार्यक्रम हो, जो भी चीजें उससे जुड़ी होती है वो सारी की सारी फिर वहाँ बनने का काम होता है। साथ मेडिकल कॉलेज उन्होंने इनकी तरह नहीं कि अस्पतालों, सरकारी अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज घोषित कर दिया और कहा कि हमने 40 मेडिकल कॉलेज बना दिया। जो पढ़ के निकलेंगे वहां से विद्यार्थी वो क्या पढ़ेंगे और क्या इलाज करेंगे, ये फिर भगवान भरोसे ही रहेगा। बहन मायावती जी ने जिस तरीके से पूरे प्रदेश में विकास करने का काम किया, 29,000 अम्बेडकर गांव को उन्होंने समग्र विकास करने का काम किया। उन्होंने वृंदावन जहां पर की हम लोग की आस्था जुड़ी रहती है, 550 करोड़ रुपए दे करके समग्र विकास करने का काम किया। जितना परिक्रमा का पूरे चाहे वहां से लेकर गोल्डन तक हो, पूरा परिक्रमा स्थल बनाने का काम किया। वहां पर सीवर लाइन देंगी पूरे वृंदावन में, पूरी सीवर लाइन देने का काम किया, बस अड्डा बनवाने का काम किया, विधवा आश्रम बनवाने का काम किया, बिजली घर बनवाने का काम किया, वहां पर 100 बेड का हॉस्पिटल बनवाने का काम किया, मेला देने का काम किया। वो हम लोग धन के नाम पे घोषणा नहीं करते थे, प्रेरणा नहीं करते थे। ये लोग खाली बस उसका 250 करोड़ रुपए हर महीने खर्चा करते हैं। ये खाली हमने एडवर्टाइजमेंट 250 करोड़ रुपया अगर यही रुपया स्कूलों में लगा दे तो आज जो स्कूल बंद हो रहे हैं,
आज जो 1500 संस्कृत स्कूल थे 500 बंद हो गए और बाकी बंद होने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया है। ये सरकारी स्कूल है, धीरे धीरे संस्कृति देश की खत्म करने की तरफ चल रहे हैं। और इसी तरीके से जो अन्य विद्यालय हैं उनको भी एक एक करके बंद करवाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं। बहन मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में जहाँ पिछली 17 वर्षों से एक भी बिजली का कारखाना नहीं चला था, 6000 मेगावाट बिजली मिलती थी, उन्होंने उसको बढ़ा करके 13000 मेगावाट पहुंचाने का काम 5 साल में किया था और पूरे प्रदेश को बिजली दिलवाने का काम किया। उन्होंने एक को नहीं, ये लोग तो झोपड़ियों में जाते हैं, झोपड़ी में जा करके वहाँ दलितों को लुभाने के लिए, गरीबों को लुभाने के लिए इनके बड़े बड़े नेता जाते हैं, कहते हैं हम लोग झोपड़ी में आकर के खाना खा रहे हैं, हम इनके साथ देखिए बैठ के बातचीत कर रहे हैं। वो बात दूसरी कि मीडिया के लोग खुलासा करते जाते हैं ये खाना तो इनके घर से बन के आया था, 5 स्टार होटल से बन के आया था, पहले पहुंचा दिया गया था और उसके बाद ये बैठ के उस पर खा रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी झोपड़ी में जाते हैं तो बरगलाने के लिए, उनसे सोचते हैं कि हम इस तरीके से वोट ले लेंगे। लेकिन बहन मायावती जी की सोच दूसरी है। वो झोपड़ी में नहीं जाती, वो झोपड़ी में उनसे मिलने नहीं जाती। वो क्या करती है, वो लोग जो झोपड़ी में रह रहे हैं उनको झोपड़ी से बाहर निकाल करके उनको 2-2 कमरे का पक्के मकान दिलाने का काम बहन मायावती जी ने किया। 20 लाख से ज्यादा जो झोपड़पट्टी में रहते थे लोग, उन्होंने मानवर काशी नाम की आवास योजना के नाम से अपने 5 साल के कार्यक्रम में उन्होंने उनको तो झोपड़ी से निकाल के 2-2 कमरे के पक्के मुफ्त मकान देने का काम कर दिया था। और 80 लाख मकान जो और बन रहे थे और जो उनका उद्देश्य था कि अगले 5 सालों में हम एक भी व्यक्ति को झोपड़ी में नहीं रहने देंगे, उन सबको पक्का मकान में और एक इज्जतदार जिंदगी जीने के लिए उनको सुविधा देने का काम करेंगे। लेकिन इन्होंने वो सारे के सारे काम जो थे पहले समाजवादी पार्टी ने रोकने का काम किया, फिर भारतीय जनता पार्टी ने रोकने का काम किया। और आवास योजना जो बताते हैं बना रहे हैं नकल करके, उसमें कहते हैं कि हम भी दे रहे हैं, 1 कमरे का मकान दे रहे हैं, लेकिन पैसा ले करके दे रहे हैं। कहते हैं सब्सिडी में दे रहे हैं, फर्क यही है 2 कमरे का मकान और मुफ्त मकान। तो इसलिए आपको याद रखने की जरूरत है कि कानून व्यवस्था हो, चाहे जब कानून द्वारा कानून का राज जो बहन मायावती जी के जमाने में चल रहा था, वो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश और विदेश में भी बाहर के जो मैगजीन है उसमें भी छपा था कि उनसे सीखना चाहिए कि जहाँ 25 करोड़ की आबादी हो कैसे कानून व्यवस्था चलती है, कैसे भाईचारा चलता है आपस में सबके बीच में, कैसे कोई दंगा फसाद नहीं हुआ 5 साल तक, कैसे सब लोग सुकून से रहते रहे। और बहन मायावती की सरकार जाते ही दंगों की छड़ी लग गई। दंगा होता नहीं है, दंगा कराया जाता है और इसकी ये पार्टियां महारत रखती है। बहन मायावती जी उसके विपरीत चलती है, कहती है सबको रहने का हक है, सब समाज के लोगों को रहने का हक है, हर धर्म के लोगों को रहने का बराबरी से रहने का हक है और इनको वो मिलना चाहिए। और यहाँ पर कानून द्वारा कानून का राज चलना चाहिए और कानून द्वारा कानून का राज चलाने के लिए कठोर भी होना पड़ता है। तो उनसे थोड़ा कठोर कोई नहीं हो सकता। इस तरह से नहीं कि रोको और नाम पूछो, अगर ब्राह्मण समाज का है तो गोली मारो, तो कहते हैं बड़े कठोर है। बहन मायावती जी ने अपनी ही पार्टी के सांसद, अपनी पार्टी के लोकसभा के सांसद को, जो कि 15 दिन पहले सरकार बनी थी होगी और उसके बाद उन्होंने कानून को अपने हाथ में लेने का काम किया था, अपने घर से बुला करके और उनको जेल भिजवाने का काम किया था और 5 साल तक जेल में रख करके उनको सबक सिखाने का काम किया था और सभी को बताने का सबक सिखाया था कि जब हम अपने को नहीं छोड़ सकते तो तुमको कैसे छोड़ेंगे। कईयों को जेल में 5 साल तक रखा और वो कौन लोग हैं वो सब जानते हैं। लेकिन ये लोग जो है ये खाली कहते हैं ये मेरा अपना है, ये बड़ा भारी अपराधी है, जिसने हत्याएं की है, लूट पाट की है, पर ये अपना आदमी है, इसको बचाना है और ये जो है इसको गोली मारते हैं। इसलिए आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि सारी बातों को ध्यान में रखते हुए और ये बातें जो हमने आपसे कही है उनको ध्यान में रख करके खाली अपने तक सीमित मत रखिएगा। बहन मायावती जी ने जो अभी हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक निर्देश दिया है लोगों को, उसको ध्यान में रख करके जिसमें उन्होंने कहा है कि अब ब्राह्मण समाज के लोगों का दायित्व है कि इन बातों को गाँव-गाँव में जाकर के और गाँव-गाँव में जाकर के इसको पहुंचाने का काम करें, हर घर में पहुंचाने का काम करें
तो इस गोष्ठी के माध्यम से यहाँ पर जितने सैकड़ों संख्या में लोग मौजूद हैं, मैं उन सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप लोग इन बातों को ध्यान में रख करके अपने तक सीमित न रखिए, इसके बाद इसको हर घर में ले जाने का काम करिए, लोगों को बताने का काम करिए और उनसे कहिए कि आपकी बात मत चूक जाए। अगर अपनी बात गलती कर दी तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। आपके आने वाली पुश्तें ही आपको माफ नहीं करेंगी कि जब मौका मिला था तो आपने छोड़ दिया और आप फिर बहक गए। इसलिए इस मौके को जाने को मत दीजिएगा। अपनी बात अपनी सरकार बनवाने का काम करिए, हमारे हाथ मजबूत करिए, हमारे हाथ मजबूत करेंगे तो आपके हाथ अपने आप मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि हम सब मिलकर के मायावती जी के हाथ मजबूत करेंगे और अपनी बार उनको उत्तर प्रदेश का आखिरी बार मुख्यमंत्री बना करके इस प्रदेश में कानून का राज चलाने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे बता देता हूँ, आज जय भीम, जय भारत, जय संविधान।